Hello students, I hope you all are enjoying these lecture series. So कंडक्टर्स के लास्ट सेगमेंट में हमने पढ़ा था स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में, अर्थिंग के बारे में. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कंडक्टर्स को फिनिश अप करेंगे. क्लियर है? न्यूमेरिकल्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स से मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ कि भाई मान लीजिए मेरे पास 3 स्फेरिकल कंडक्टर्स, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स जिसका पर्टिकुलर रेडियस है लेट्स से r, 2r, 3r, r, 2r एंड दिस इज 3r. लेट्स से मैंने इसके सेंटर पे यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है कैपिटल Q, इसको चार्ज दे दिया है 2Q और इसको चार्ज दे दिया है लेट्स से 7Q. और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ S1, S2 एंड S3. क्वेश्चन ये है फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ S1, S2 एंड S3. डिटेल में हम पढ़ेंगे. चलिए S1, S2 और S3 के इनर और आउटर सरफेसेस पे वो चार्ज पूछ रहा है. निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपनी कॉमन सेंस हम निकालेंगे. कैसे निकालेंगे कि भाई अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे S1 पर फोकस करो. सबसे पहले तो S1 पर फोकस करो. S1 के इनर सरफेस पर तो चार्ज तभी आएगा जब उसके अंदर कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो, कुछ चार्ज प्लेस होगा, क्योंकि वही चार्ज उसकी इनर सरफेस पर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस करेगा. क्या S1 के अंदर कोई चार्ज है? यस. कितना मैग्नीट्यूड है उसका? Q. तो ये Q वाला चार्ज और S1 इनिशियली जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. देख लो ये Q वाला चार्ज इसके इनर सरफेस पर -Q चार्ज इंड्यूस कर देगा. तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ S1? -Q. क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन जस्ट ट्रांसफर. तो इसका टोटल चार्ज अभी भी 0 होना चाहिए. उसके लिए क्या होगा मैं सब पढ़ा चुका हूं. इसके आउटर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? +Q. इनर सरफेस पर -Q चार्ज इंड्यूस हो गया, आउटर सरफेस पर +Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. देख लो टोटल चार्ज 0 ही है. तो व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ S1 +Q. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? नाउ S2 पर चलते हैं. अब S2 के इनर सरफेस पर तभी चार्ज इंड्यूस होगा जब उसके अंदर कोई चार्ज होगा. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे S1, S2 के लिए इस चार्ज का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं. ये देखिए S1 एक कंडक्टिंग मटेरियल है. ये कंडक्टिंग मटेरियल अंदर की दुनिया, इस अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर देगा. इसका इससे कोई संबंध नहीं, इसका इससे कोई संबंध नहीं. अब देखो S2 के अंदर चार्ज तो सिर्फ ये वाला है +Q, जो कि S1 के आउटर सरफेस पर इंड्यूस है. इसकी वजह से इस +Q चार्ज की वजह से यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा भैया? -Q. और जैसे यहां -Q चार्ज इंड्यूस हुआ यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा भाई? +Q. तो टोटल चार्ज कितना हो गया आउटर पर? 3Q. दैट मीन्स व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ S2? -Q. Yes, it is -Q. And what is the charge on the outer surface of S2? It is Q + 2Q, which is 3Q. अब ऐसे ही हम कंसेप्ट S3 के साथ लगाएंगे. S3 के इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस, दैट मीन्स हमें ये देखना है S3 के अंदर चार्ज. और क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इस अंदर की दुनिया का यहां से कोई संबंध नहीं है. मतलब कि इसके इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द चार्ज विच इज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ S2. और S2 के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है? टोटल 3Q. तो यहां पर -3Q चार्ज विल इंड्यूस, -3Q चार्ज विल इंड्यूस. और तुरंत यहां पर क्या हो जाएगा? +3Q चार्ज इंड्यूस. और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 10Q. दैट मीन्स S3 के इनर सरफेस पे -3Q और आउटर सरफेस पर 3Q + 7Q विच इज 10Q. क्या
मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई डाउट, कोई शक, कोई समस्या? क्या पॉइंट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, इसको आप नोट कीजिएगा। लेकिन ये तो हो गया भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको पोटेंशियल या कुछ और निकालना हो, फील्ड वगैरह निकालनी, तो देयर इज नो नीड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसके बाद पोटेंशियल निकालोगे, नहीं, बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मैं यहां से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर, या फिर आउटसाइड न लेने की बजाय मान लो मैं आपसे कहूं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बना देता हूं। लेट्स से मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास क्या है? कंडक्टर। उसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इससे r डिस्टेंस की दूरी पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। अब देखो, पहले अगर मैं चार्ज इंड्यूस करूंगा तो क्या होगा? यहां पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये तो हम कर चुके हैं सब कुछ। और अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालना है, तो तीनों की वजह से लिख दो, इस पॉइंट चार्ज की वजह से और इस स्फेरिकल शेल की वजह से। स्फेरिकल शेल में दोनों कर देना, इनर और आउटर। अच्छा भाई, करके देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा भाई? KQ/R, ये पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज, प्लस इनर सरफेस की वजह से कितना होगा? -KQ/R, ये किसकी वजह से है? इनर सरफेस। आउटर सरफेस की वजह से कितना होगा भाई? +KQ/R, ये किसकी वजह से? आउटर सरफेस। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया? KQ/R। कहने का मतलब है देयर इज नो नीड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कह रहा हूं कि ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ले लिया मैंने। अगर मान लो मैं ऐसे ले लूं, इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लूं कि भाई मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है मेरे पास, उस पर ऑलरेडी चार्ज है लेट्स से 2Q, उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है +Q, और r डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल निकाल रहा है, तो सिंपल डायरेक्ट लिखूंगा पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा भाई? KQ/R प्लस इस स्फेरिकल की वजह से कितना होगा? 2KQ/R, तो आंसर कितना हो गया? 3KQ/R। अब कहोगे सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो किया ही नहीं। अरे देयर इज नो नीड। क्यों? क्योंकि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -Q, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -Q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? +Q, और ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस में 3Q। तो जब आप निकालोगे तो आंसर वही आएगा। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आएगा भाई? KQ/R। माइनस वाले के चार्ज की वजह से कितना आएगा? -KQ/R। आउटर की वजह से कितना आ जाएगा भाई? +3KQ/R। ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर अभी भी सेम ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि जब भी वो आपसे पोटेंशियल और फील्ड निकलवाएगा इस तरीके के अरेंजमेंट में, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल होंगे, देयर इज नो नीड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ तभी करना है जब वो आपसे इस तरीके की प्रॉब्लम पूछे, फाइंड द चार्ज ऑन द इनर सरफेस, फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ this and that, so and so. If he is asking simple, find the potential at that point, there is no need of charge distribution, do simple calculation. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 कंडक्टर हैं इस बार, कंडक्टर A, B एंड C। रेडियस है R, 2R और 4R। कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, स्फेरिकल कंडक्टर्स। इनके कॉमन सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है +Q, और कंडक्टर A को चार्ज दिया हुआ है Q, और कंडक्टर C को चार्ज दिया हुआ है 3Q, और B को मैंने कर दिया ग्राउंडिंग। वो पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑन B। मतलब अर्थ ने B को कुछ चार्ज दिया होगा। क्यों दिया होगा? इन सच अ फैशन दैट नेट पोटेंशियल ऑफ B इज 0। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
कि जिस भी कंडक्टर को हम अर्थन कर देते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0, सच दैट देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द अर्थ एंड दिस कंडक्टिंग मटेरियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है। देयर इज नो नीड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज आई नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे कंसेप्ट में क्या लिखा लाऊंगा, द पोटेंशियल ऑफ बी मस्ट बी 0। लेट से अर्थ ने इसको चार्ज दिया Q डैश, वो Q डैश मुझे निकालना है। अरे सिंपल है यार, बी पर नेट पोटेंशियल लिखो और 0 को इक्वेट करा दो। नेट पोटेंशियल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बारी बारी से लिखेंगे। इस प्लस Q चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पर नेट पोटेंशियल लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। स्फीयर है, कंडक्टर है, ये सब प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुका हूँ। कंडक्टर के सभी सरफेसेस पर पोटेंशियल सेम होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है वो। अब यहाँ इस पॉइंट पर फोकस करो, इस प्लस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, दिस रेडियस इज 2r, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, KQ/2r। अच्छा भैया, इस स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से कितना होगा? अब देखिए मैं कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है आंसर वही आना, देयर इज नो नीड। इस स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से कितना होगा, इस स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज कितना है, प्लस Q। इस स्फेरिकल कंडक्टर A पे चार्ज कितना है, प्लस Q, और पॉइंट है आउटसाइड, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्लस KQ/2r। B की वजह से कितना होगा मेरे भाई, B की वजह से, B पर चार्ज कितना है, लेट से Q डैश, वही मुझे निकालना है, तो कितना होगा, KQ'/2r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसकी वजह से कितना होगा भाई, C की वजह से, पॉइंट इनसाइड है, देखो C का पॉइंट इनसाइड है, इसके लिए पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इनसाइड है। इनसाइड कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विच इज KQ/r, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड r इज इट्स रेडियस। फिलहाल इसका रेडियस है 4r और इस पर चार्ज है 3Q, तो कितना हो जाएगा, K3Q/4r विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4r LCM आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2KQ प्लस 2KQ प्लस 2KQ डैश प्लस 3KQ बराबर 0। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई, कितना आंसर आ जाएगा, ये 3 4 5 6 7KQ प्लस 2KQ डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ से Q डैश निकालोगे तो आ जाएगा -7Q/2। दिस इज द आंसर। दैट मीन्स अर्थ ने इस कंडक्टर को कितना चार्ज प्रोवाइड कर दिया, 7Q/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। तो इस तरीके के लॉजिक, इस तरीके के कंसेप्ट, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि अर्थ ने कितना चार्ज उसको प्रोवाइड किया, या यहाँ से इस सरफेस से कितना चार्ज अर्थ में लीक कर गया, ये सारी बातें आप इस तरीके से करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम। इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वही सेम तीन कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, ए, बी और सी। कॉमन सेंटर इज O, कॉमन सेंटर इज लेट्स से O, और A को चार्ज दिया हुआ है Q और C को चार्ज दिया हुआ है 2Q, और B को मैंने कर दिया ग्राउंडिंग, B को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंडिंग, और रेडियस इज R, 2R एंड 3R। क्वेश्चन पूछ रहा है वो फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ A, B एंड C। क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ A, B एंड C। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि तीनों कंडक्टर पे चार्ज पता चल जाए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं। अब A पर कितना चार्ज है वो मुझे मालूम है, C पर कितना चार्ज है वो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने B को ग्राउंडिंग कर दिया तो अर्थ से कुछ ना कुछ चार्ज B पर पहुंचा होगा, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले मैं उसको निकालूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और कितना चार्ज पहुंचा होगा
उतना ही पहुंचा होगा कि भैया बी का नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि बी क्या है, अर्थन, और क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि कोई भी कंडक्टर को अगर मैं अर्थ कर दूं तो देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैट अर्थ एंड दिस कंडक्टर, दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर है? दैट मीन्स कंसेप्ट क्या लगेगा मेरे भाई, द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी मस्ट बी जीरो। अब तो मुझे कुछ नहीं करना, बी का पोटेंशियल लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करूंगा? लेट्स से इस पर चार्ज चला गया क्यू डैश निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बारी बारी से बी पर पोटेंशियल, एक पॉइंट फिक्स कर लो बी पर, बस पोटेंशियल निकालो। देखिए सेंटर पे कोई चार्ज रखा नहीं है, बात खत्म हो गई। ए पर चार्ज कितना है, क्यू, और ए के लिए ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड, तो कितना होगा मेरे भाई, सब निकलवा रखा है, के क्यू बाय आर। क्या मेरी बात समझ में आई? बी पर चार्ज कितना है, क्यू डैश, तो कितना हो जाएगा, प्लस, सॉरी इट शुड बी 2r, सॉरी। सो बी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू डैश बाय 2r। अब C के लिए ये पॉइंट इनसाइड वाला है, तो कितना होगा पोटेंशियल, कितना होगा पोटेंशियल इनसाइड, कितना होता है, KQ by R, where Q is the charge on the spherical conductor, R is its radius। चार्ज कितना है 2Q, इसका रेडियस कितना है 3R, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्लस K 2Q by 3R विल बी इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे 6R, तो कितना हो जाएगा 3KQ प्लस 3KQ डैश प्लस 4KQ बराबर 0। सो Q डैश जब आप निकालोगे तो आ जाएगा -7Q बाय 3। तो इस पर चार्ज कितना आ गया, अर्थ ने कितना चार्ज दे दिया, -7Q बाय 3। अब देखिए ए के इनर सरफेस पर कितना चार्ज होगा, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे ए के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा ही नहीं है, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस, इट इज जीरो। व्हाट इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस, इट इज जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, जो गिवन है क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब बी के इनर सरफेस पर, अब बी के इनर सरफेस पर चार्ज उतना ही होगा जितने उसके अंदर होगा, और अंदर का पोर्शन कितना कंसीडर करेंगे, सिर्फ ए वाला। क्यों? क्योंकि इस दुनिया से इस दुनिया का कोई संबंध नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिंग मटेरियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो इस पोर्शन के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, तो यहाँ पर चार्ज कितना इंड्यूस हो जाएगा, -Q, तो इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया, -Q, और तुरंत यहाँ पर कितना चार्ज चला जाएगा, +Q। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आउटर पे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +Q इंड्यूस हुआ, और अर्थ ने कितना दिया है, -7Q बाय 3, तो कितना हो जाएगा, Q -7Q बाय 3, तो कितना हो जाएगा ये, -4Q बाय 3। कितना हो जाएगा ये, -4Q बाय 3। तो आउटर पे चार्ज कितना हो जाएगा मेरे भाई, -4Q बाय 3। अब C के इनर सरफेस पे चार्ज पूछ रहा है, तो C के इनर सरफेस पे चार्ज तो यही इंड्यूस करेगा, तो कितना हो जाएगा C के इनर सरफेस पर, +4Q बाय 3। और जैसे ही यहाँ +4Q बाय 3 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तुरंत इसके आउटर पे -4Q बाय 3 पहुंच जाएगा। ये तो सब पढ़ा रखा है मैंने। अब जैसे ही हम -4/Q3 पहुंच गया और 2Q ऑलरेडी है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया मेरे भाई, 2Q -4Q बाय 3, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2Q बाय 3। दिस इज द आंसर। तो देखिए इस तरीके की अनंत प्रॉब्लम होंगी, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पास होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर है एकदम? इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए अच्छे से, हम आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस बार मैंने 4 कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स ले लिए, ABCD, कॉमन सेंटर इज O एंड रेडियस इज लेट्स से R, 2R, 3R एंड 4R, और C को मैंने ग्राउंडिंग कर दिया है। A पर कोई चार्ज नहीं दिया है, B को चार्ज दिया है Q, और D को चार्ज दिया है -Q, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। अब देखो कॉमन सेंस है, C का पोटेंशियल तो 0 होगा क्योंकि इसको मैंने अर्थ कर रखा है, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट A।
ए पर पोटेंशियल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर हमें चार्ज गिवन है, इस पर हमें चार्ज गिवन है, इस पर हमें चार्ज नहीं गिवन है, लेकिन इसको मैंने ग्राउंड कर रखा है तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे हम, लेट से अर्थ ने इसको कितना चार्ज दिया, क्यू डैश, ये क्यू डैश निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एट सी कितना होगा, 0। अब तो सी पर पोटेंशियल लिखते जाओ, कोई भी एक पॉइंट ले लो। चलिए, क्या कॉमन सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ, नहीं। कोई पोटेंशियल होगा, नहीं। ए पर कोई चार्ज है, नहीं, तो ए की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, नहीं। बी पर कोई चार्ज है, यस, कितना चार्ज है, क्यू, तो पोटेंशियल कितना होगा, बी की वजह से सी पॉइंट पर आउटसाइड है तो पोटेंशियल कितना होगा मेरे भाई, पोटेंशियल कितना होगा, दिस रेडियस इज 3r, तो कितना हो जाएगा, k q बाय 3r प्लस सी की वजह से पोटेंशियल सी पॉइंट पर, यस, के क्यू डैश बाय 3r प्लस डी की वजह से, हाँ, पॉइंट क्या है, इनसाइड वाला है, पॉइंट क्या है, इनसाइड वन, इनसाइड के लिए कितना होता है, के क्यू बाय आर, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर एंड आर इज द इट्स रेडियस। इस पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू, और इसका रेडियस कितना है, 4r, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय 4r विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम हो गया 12r, तो कितना आ गया ये, 4kq प्लस 4kq डैश माइनस 3kq विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, kq प्लस 4kq डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो q डैश कितना आ गया, q बाय 4, q डैश कितना आ गया, सॉरी, q डैश कितना आ गया, माइनस kq बाय 4। अब तो निकल जाएगा ए पॉइंट पर पोटेंशियल। बेसिकली मुझे ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, क्यों, क्योंकि सी पर पोटेंशियल तो 0 है। अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल एट ए, चलिए, सेंटर पे कोई चार्ज है, नहीं। ए पर कोई चार्ज है, नहीं। बी पर कोई चार्ज है, यस, कितना है, क्यू, और ए पॉइंट, अब ए पर फोकस रखना है, अब हमें ए पर फोकस रखना है, इसके इनसाइड वाला है, तो पोटेंशियल कितना होगा मेरे भाई, के क्यू बाय 2r, सी की वजह से कितना होगा, इस पर चार्ज कितना है, क्यू डैश विच इज माइनस के क्यू बाय 4, तो कितना होगा, माइनस के क्यू बाय 4 इंटू इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, 3r। डी की वजह से कितना होगा, डी की वजह से कितना होगा, ए पॉइंट पर, डी की वजह से कितना होगा, ए पॉइंट पर, माइनस के क्यू बाय 4r। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए पॉइंट पर पोटेंशियल। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो हमें सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 12r एलसीएम आ गया, 12r एलसीएम आ गया, तो कितना हो जाएगा, 6kq, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस kq, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 3kq। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2kq बाय 12r, दैट मीन्स कितना आ गया, kq बाय 6r। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्योंकि सी पर पोटेंशियल 0 है तो ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी यही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की देखिए कितना इजी प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं बार बार एक ही चीज हो रही है। क्लियर है? और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना नहीं है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तभी करना है जब वो पूछे आपसे। पोटेंशियल वगैरह निकालने के लिए, फील्ड वगैरह निकालने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस बात को ध्यान रखना, टाइम वेस्ट है टोटली। आप कर भी लोगे तो वही आंसर आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए एक डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए दो कंडक्टर हैं, स्फेरिकल कंडक्टर हैं, लेट्स से ए और बी, कंसेंट्रिक है, कॉमन सेंटर इज O, रेडियस इज R एंड 2R। ए को चार्ज दिया हुआ है Q और बी को चार्ज दिया हुआ है 3Q, और इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा तो चार्ज का एक्सचेंज होगा।
क्या मेरी बात समझ में आती? तो वो यही पूछ रहा है आपसे, वो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया तो कितना चार्ज ए से बी या बी से ए में फ्लो करा, कितना चार्ज। अब देखिए कंसेप्ट तो यही है ना यार कि चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए जीरो, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए जीरो, या फिर दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। अगर दो हैं तो उसमें मैं बोल सकता हूँ दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि चार्ज फ्लो किया है, मैं सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, मैं सारे एकदम इस प्रॉब्लम से सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर दूंगा मैं आपकी, पहले आप ध्यान से समझिए। लेट्स से मैं मान लेता हूं कि चार्ज जो है वो ए से बी फ्लो कर रहा है, मैंने मान लिया। कितना चार्ज फ्लो किया, Q, और ये चार्जेस का एक्सचेंज कब तक होगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए जीरो, या फिर दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। अच्छा भैया, मान लो ये प्रोसेस हुआ तो एट फाइनल स्टेज इस पर चार्ज कितना बच जाएगा, Q माइनस स्मॉल q, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा भाई 3Q प्लस स्मॉल q। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये एक्सचेंज कब तक हुआ है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए मेरे भाई सेम, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। मुझे स्मॉल q निकालना है कि ये स्मॉल q कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल q इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। और जैसे ही मैंने इसको क्लोज कर दिया, निकालना कोई बड़ी बात नहीं है यार, ए और बी का पोटेंशियल लिखो, इक्वेट करा दो, और पोटेंशियल लिखना तो मैंने सिखा ही रखा है। चलिए भैया ए का पोटेंशियल लिखेंगे, हम ए का पोटेंशियल लिखेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब देखिए ए पर चार्ज कितना रह गया, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, तो कितना होगा K कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय R। बी पे चार्ज कितना है 3Q प्लस स्मॉल q, और ये पॉइंट क्या है इनसाइड, तो कितना होगा मेरे भाई प्लस K 3Q प्लस स्मॉल q अपॉन में इसका रेडियस कितना आएगा मेरे भाई 2R विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बी का पोटेंशियल लिखो। चलो बी पर पोटेंशियल लिखेंगे, इसकी वजह से कितना होगा, ए की वजह से कितना होगा बी पर पोटेंशियल, इस पर चार्ज है Q माइनस Q, और इस बार पॉइंट ये हो गया आउटसाइड वाला पॉइंट है, आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई K Q माइनस स्मॉल q अपॉन में 2R प्लस खुद की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा K 3Q प्लस Q अपॉन में 2R, इस टर्म में इस टर्म को मार डाला तो कितना बच गया भाई K कैपिटल Q माइनस Q अपॉन में R विल बी इक्वल टू व्हाट K कैपिटल Q माइनस Q अपॉन में 2R, R से R कैंसिल, K से K कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 2Q माइनस 2Q बराबर Q माइनस स्मॉल q, तो कितना हो जाएगा ये, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा Q बराबर स्मॉल q। तो क्या आया कंसेप्ट जानिए क्या आया कंसेप्ट, कि इसका इनर सरफेस का सारा चार्ज आउटर पे चला गया, और मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन करनी नहीं थी, होना भी यही था। ऑल्दो मैंने प्योरली कैलकुलेशन करा के दिखाया आपको। मैं कह रहा हूं कि मैं डाटा कुछ भी ले लूं, इसका रेडियस R 2R 3R, इसका रेडियस 4R 5R 6R, इस पर चार्ज कुछ भी ले लो Q 2Q 3Q 4Q माइनस Q 7 2/Q, इस पर चार्ज कुछ भी ले लो, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर सरफेस इनर स्फेरिकल शेल टू आउटर स्फेरिकल शेल, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि फिलहाल आपके सिलेबस से बाहर हो गया। वेन डी ग्राफ जनरेटर बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन तैयार करोगे, 2 या 3 स्फेरिकल शेल्स हैं और आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज हमेशा इनर से आउटर की तरफ फ्लो करेगा। और मैं रीज़न देता हूँ, कंसेप्चुअल रीज़न देता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, पहले जब तक ये कनेक्ट नहीं किया था तो ये 2 अलग अलग कंडक्टर्स थे, जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया तो अब एक कंडक्टर बन गया, एक सिंगल कंडक्टर बन गया जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया पूरा का पूरा। देखिए ये गोला ऐसे वायर, ये बड़ा गोला, और कंडक्टर के अंदर तो चार्ज कभी हो ही नहीं सकता, इनसाइड कंडक्टर चार्ज इज ऑलवेज 0। तो
उसी रीजन के तहत इसका सारा का सारा चार्ज उठ करके इसके आउटर सरफेस पर चला गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी इस तरीके की सिचुएशन तैयार होगी, डजंट मैटर कि चार्ज इज नेगेटिव और पॉजिटिव, चार्ज इज ग्रेटर और लेस, हमेशा ऑलवेज क्या होगा? चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर शेल, इनर कंडक्टर टू आउटर कंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए और इस कंसेप्ट को आप मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ओके, सो हमने यहाँ पर स्फेरिकल कंडक्टर से जुड़ी तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पढ़ी, बहुत मज़ा आया एकदम। बहुत सारे कंसेप्ट हमने यहाँ इवॉल्व किए। कैविटी प्रॉब्लम भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ जा रही है स्फेरिकल कंडक्टर की, कि भैया अगर कंडक्टर को जोड़ दोगे तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सारी चीज़ हमने देख ली। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडक्टर पढ़ने वाले हैं, वो है कंडक्टिंग प्लेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का जो नेक्स्ट जो लेक्चर हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कैपेसिटर, और वो कैपेसिटर प्योरली कंडक्टिंग प्लेट्स पर डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो एक एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझना, कंडक्टिंग प्लेट्स की प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से समझना। भाई कंडक्टिंग प्लेट ये तो आपको पता ही है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है कुछ। लेट्स से मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है इस तरीके से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, लेट्स से, और ध्यान रखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये नहीं होता जो मैं दिखाता हूँ। कंडक्टिंग प्लेट इज लाइक दिस इज द कंडक्टिंग प्लेट, लेट्स से दिस इज द कंडक्टिंग प्लेट। ये क्रॉस सेक्शन, ये वाला व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ए क्या होता है यहाँ पर? ये वाला एरिया, इसको मैंने ऐसे करके दिखाया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ओके, सो लेट्स से इस पर चार्ज है Q एंड सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सब आप जानते हैं। सो किसी भी एक पॉइंट आउटसाइड पर विच इज वेरी क्लोज टू इट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम निकाल चुके हैं। और इवन कोई भी कंडक्टिंग सरफेस हो, मैं तो कह रहा हूं कि इवन कोई भी कंडक्टिंग सरफेस हो, लेट्स से आर्बिट्ररी कन्वर्टिंग सरफेस है, और सिग्मा मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात करूं, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है लेट्स से सिग्मा, क्योंकि इसमें तो इस केस में तो सिग्मा अलग अलग होगा हर जगह। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका एक्सप्रेशन कितना आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्टैंडर्ड कि कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है उसके जस्ट आउटसाइड फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मान लीजिए इसको कुछ चार्ज गिवन है Q, तो यहाँ पर कुछ चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, गॉस लॉ में पढ़ा चुका हूँ, एक कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस शीट की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सेम केस इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी वजह से भी यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट क्या आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड कोई एक पॉइंट लूंगा तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस तरह से होगी, दोनों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होंगे। तो नेट कितना हो जाएगा? 0। और ये तो हमें पता ही है, इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ऑल्दो ये प्रूफ मैं पहले करा चुका हूं गॉस लॉ में, गॉस लॉ के माध्यम से हम सब प्रूफ करा चुके हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम? इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, वो क्या है? प्रॉब्लम्स की फॉर्म में हम देखेंगे। लेट्स से मैं कहूं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल की बात भी करेंगे हम। लेट्स से कोई भी कंडक्टिंग शीट है मेरे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, मैंने इसको चार्ज दिया देखो Q। अब ये Q चार्ज इसके दोनों आउटर सरफेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? अच्छा भाई,
निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेट्स से मैं कह रहा हूं कि इस सरफेस पर चार्ज गया Q, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है भैया, इस सरफेस पर चार्ज कितना जाएगा, Q माइनस स्मॉल q, क्योंकि टोटल चार्ज कितना होना चाहिए दोनों का मिला के कैपिटल Q, और बिल्कुल ठीक बात है, दोनों को ऐड करें। अच्छा भाई, अब इस स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट देखिए वही रहेगा, इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। अब भैया ये दोनों, मान लो एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, इस शीट की वजह से फील्ड यहां होगी और इस शीट की वजह से फील्ड यहां होगी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज कितना है Q और एरिया कितना है A, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस शीट की वजह से, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। वो कभी हो सकती है जब दोनों क्या हो बराबर, तो उठा के इक्वेट कर दो, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, Q माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसने इसको मार डाला तो यहां से Q क्या आ जाएगा, Q बाय 2। क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ कर लिया हमने कि जैसे ही आप किसी भी एक कंडक्टिंग शीट को चार्ज दोगे तो वो चार्ज दोनों सरफेसेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इन सच अ फैशन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पॉज करिए और इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, और बिल्कुल एक एक प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज को आप लिखते जाइएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई भैया, कि whenever you will provide some charge to a conducting sheet, that charge will distribute on equally on both the surfaces of that conducting sheet, क्या मैं या conducting plate। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। और देखेंगे भाई, और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। अच्छा भाई, अब मान लो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि यार इसको मैंने Q चार्ज तो प्रोवाइड कर दिया, इन नॉर्मल केस दैट चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली Q बाय 2 एंड Q बाय 2। मान लो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, मैंने क्या काम कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, E विच इज यूनिफॉर्म। अब बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अरे कंसेप्ट तो वही है, निकालूंगा तो ऐसे ही कि यहाँ पर चार्ज हो गया Q, यहाँ पर चार्ज हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बस इस बार पॉइंट ये होगा कि भाई इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 3 की वजह से होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। दैट मीन्स इस बार इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा मेरे भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये किसकी वजह से है, इसकी वजह से कितना आएगा, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। और इसका कितना आएगा भाई, इसका कितना आएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। और कंसेप्ट क्या बन जाएगा, दिस प्लस E, दैट मीन्स Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E विल बी इक्वल टू व्हाट, Q माइनस Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, Q प्लस E इंटू 2A एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, Q माइनस स्मॉल q। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, 2Q बराबर Q माइनस 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। तो स्मॉल q कितना आ गया, Q बाय 2 माइनस A एप्सिलॉन नॉट E। दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देखिए कहानी वही है, कंसेप्ट समझिए
कि इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इस बार चार्जेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट on the surfaces in such a fashion that net electric field inside the conducting material is always zero। रटना नहीं है ये चीज़ें। देखिए कोई चीज़ रटी हुई थोड़ी है, रेक्टिफिकेशन थोड़ी है, मॉडिफिकेशन तो कुछ भी हो सकती है, एंगल पे लग सकता है, कंडक्टर को टेढ़ा करा जा सकता है, बहुत सारी अनंत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की कोई कमी थोड़ी। कंसेप्चुअल नॉलेज रखिए आप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उसको हम देखेंगे। हर एक प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है। लेट्स से इस बार प्रॉपर्टी क्या है कि यार मैंने दो प्लेट ले ली है। क्या ले ली मैंने? दो प्लेट इस बार मैंने ले ली है और इन दोनों को बहुत ही क्लोज रखा गया। दैट मीन्स दिस सेपरेशन इज नॉट दैट मच लार्ज। This separation is very very small as compared to its other dimensions। क्या मेरी बात समझ में आ रही? They are placed very close, but दिखाया गया इतनी दूर, but they are placed very close। क्लियर एकदम। और यहाँ पर इसको या इसको कुछ चार्ज दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो इनको दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया, मतलब सेपरेटली रखा गया है। इसको मैंने चार्ज दे दिया Q और इसको मैंने चार्ज दे दिया 2Q। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? यहाँ पर +Q/2, यहाँ पर +Q/2, यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा? +Q, और यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? +Q। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन मान लो मैं कहूँ कि ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई थी, अब इनको पास लेते आओ। जब आप इनको पास लेते आओगे तो इस बार अब क्योंकि इसकी फील्ड इसको इफेक्ट करेगी और इसकी फील्ड इसको इफेक्ट करेगी, तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इन सच अ फैशन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो। अब मेरा क्वेश्चन ये है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेसेस। इस तरफ जो चार्जेज इंड्यूस हुए हैं उनमें क्या रिलेशन होगा? बहुत ही सिंपल है। जनरल पैरामीटर हम लेते हैं, बिल्कुल जनरल पैरामीटर हम लेते हैं। कैसे? कि भाई मान के चलेंगे, लेट्स से यहाँ पर जो चार्ज है वो है +Q या लेट्स से +X, कुछ भी ले लो, मुझे नहीं पता प्लस है या माइनस है, मैं तो जनरल लेके चल रहा हूँ, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पर है लेट्स से Y, यहाँ पर कितना चार्ज है y। मैंने मान लिया यहाँ पर चार्ज है x और यहाँ पर चार्ज है y, मुझे x और y में रिलेशन निकालना है, अपने आप आ जाएगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, दैट मीन्स फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। अब मैं गॉस लॉ का इस्तेमाल करूंगा, लेट्स से मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूँ, इन चार्जेस को एनक्लोज करते, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो इन चार्जेस को एनक्लोज करते हुए एक क्लोज सरफेस मुझे लेनी है। और वो क्लोज सरफेस अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वो क्या बनेगी? एक रेक्टेंगुलर सरफेस। इस तरीके से मैंने बना लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ऑल्दो एक क्यूबॉइड जो भी है वो बन जाएगा। अब इसका फ्लक्स मुझे निकालना है, कैसे निकलेगा भाई? अच्छा भाई, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसके डायमेंशन ले लेता हूं मैं ABC × D। ABCD मैंने डायमेंशन ले ली है। क्लोज सरफेस का फ्लक्स मुझे चाहिए होता है। अब नेट फ्लक्स मुझे निकालना है। लेट से फील्ड जो है इस तरीके से, कुछ भी मतलब मैं कुछ भी मान सकता हूँ अभी फिलहाल, फील्ड जो है इस तरीके से। अब देखो, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ AD सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि मुझे मालूम है फील्ड 0, फ्लक्स बराबर E.A विच इज EA cos थीटा। AD का फ्लक्स कितना है? 0। DC का फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि DC का एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड इधर है। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सो DC का फ्लक्स भी कितना होगा? 0।
CD का फ्लक्स कितना होगा, सॉरी CB का फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि फील्ड 0 होगी, और AB का फ्लक्स भी कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स नेट फ्लक्स कितना हो गया, नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। और एक प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है भैया, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स Q एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस इज व्हाट, 0। और इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, x plus y, that means x plus y will be equals to what, 0. That means x will be equals to what, minus of y. Most important relation, most important relation। और वो क्या आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो क्या आ गया कि जैसे ही आपने दो कंडक्टिंग प्लेट्स को पास पास रखा इस तरीके से, मान लीजिए सिचुएशन विल बी लाइक दिस, मान लीजिए सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स को आपने आसपास रख दिया इस तरीके से, तो इनके इनर सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि व्हेन यू प्लेस टू कंडक्टिंग प्लेट्स नियर बाय, very close, then their inner surface will induce equal and opposite polarity charge। That means अगर यहाँ पर चार्ज है 10 तो यहाँ होगा -10, यहाँ पे चार्ज है -3 तो यहाँ पर होगा +3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ध्यान रखना, जब भी इस तरीके के सिस्टम होता है तो कुछ चार्ज यहाँ आउटर पे आएगा, कुछ चार्ज यहाँ इनर पे आएगा। इनर वाले चार्जेस को बोलते हैं बाउंड चार्जेस। इनको क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस, नामकरण है खाली। और जो आउटर पे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, फ्री चार्जेस। इनको क्या बोलते हैं, फ्री चार्जेस। बाउंड चार्जेस, फ्री चार्जेस। दैट मीन्स जब भी मैं इनको किसी भी एक प्लेट को अर्थ करूंगा तो फ्री चार्ज फ्लो करेगा, कंडक्टर से अर्थ में या अर्थ से कंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम? इस प्रॉपर्टी को आप नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। चलिए, सो अब हमने बाउंड चार्जेस में रिलेशन तो देख लिया, अब हम हर सरफेसेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो निकालना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम जनरलाइज कर लेंगे। लेट से हमारे पास दो प्लेट हैं, दो प्लेट लेकर के चल रहा हूँ मैं। लेट से हमारे पास दो प्लेट हैं और इस पर मैंने चार्ज दे दिया लेट से कैपिटल Q1 और इस पर मैंने चार्ज दे दिया लेट से कैपिटल Q2। अगर मान लो मैंने इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होता तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाता, +Q1/2 +Q1/2, यहाँ पर क्या हो जाता प्लस Q2/2 और यहाँ पर +Q2/2। ये हमने प्रूव कर रखा है। लेट्स से दे आर नाउ प्लेस्ड क्लोज अपार्ट, बहुत ही क्लोज रखी हुई हैं और हर सरफेसेस पर मुझे चार्ज निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे भैया? बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q1, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q2, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q3, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q4। सब निकालना है मुझे, Q1 Q2 Q3 Q4 सब निकालना है। उससे पहले लेकिन मैं बेसिक बातें कर लेता हूँ। चाहे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ही हो, इनिशियली क्या था, यहाँ पर Q1/2, यहाँ पर Q1/2, लेकिन जैसे ये प्लेस आ गई, इसको मैंने बहुत ही करीब रख दिया इसके, तो बिकॉज ऑफ दैट फील्ड द चार्जेस विल रीडिस्ट्रीब्यूशन इन सच अ वे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज 0। अब चाहे थोड़ा चार्ज उठ करके यहाँ से यहाँ चला गया हो या यहाँ से चार्ज यहाँ आ गया हो, अरे तो टोटल चार्ज तो Q1 ही रहेगा ना यार। ऐसा थोड़ी कि एक प्लेट से कूद करके दूसरी प्लेट पे चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। एक प्लेट का चार्ज तो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं कह सकता हूँ Q1 + Q2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल Q1 एंड Q3 + Q4 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल Q2। ये बात हमें मालूम है,
क्या मेरी बात समझ में आ रही? और एक और बात हमें मालूम है कि भैया Q2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q3। Q2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस ऑफ Q3। इन सभी का इस्तेमाल करते हुए हम रिजल्ट निकाल लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? कंसेप्ट वही लगेगा, कंसेप्ट वही लगेगा, चाहे आप ऐसे निकालो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से भी इजीली निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ और इन सभी को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ फिलहाल। क्या मेरी बात समझ? क्योंकि मुझे नहीं पता कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, सब सारे रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। मान लो यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी ना भैया। अब इसकी वजह से फील्ड किधर है? इधर की तरफ। इसकी वजह से फील्ड किधर है? इधर की तरफ। इसकी वजह से फील्ड किधर है? इधर की तरफ। और इसकी वजह से फील्ड किधर है? इधर की तरफ। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, दैट मीन्स इन तीनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इन तीनों का सम लिख लेते हैं। चलिए, ये किसकी वजह से थी? Q1 की वजह से। तो क्या आएगा? Q1 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसकी वजह से था? ये किसकी वजह से था? Q2 की वजह से। तो क्या आएगा? Q2 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से था? Q3 की वजह से। तो क्या आएगा? Q3 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस। ये किसकी वजह से था? Q4 की वजह से। तो क्या आ जाएगा? Q4 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसको समझिए जरा, इसको आप समझिए। Let's say this is E1, this is E2, this is E3 and this is E4. E1 is because of Q1, small q1, E2 is because of small q2। और कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूनिफॉर्म ले रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल एंड थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ऑल दीज डिस्टेंसेज आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये हो जाएगा बेसिकली E1, ये हो जाएगा बेसिकली E2, ये हो जाएगा बेसिकली E3 और वो किसके बराबर होना चाहिए? E4, सच दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज व्हाट? जीरो। अब तो सिंप्लीफिकेशन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2a एप्सिलॉन नॉट से 2a एप्सिलॉन नॉट कटता चला गया तो क्या बन जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? Q4। अब देखो Q1 प्लस Q2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? कैपिटल Q1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? Q3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ से Q3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? Q2 माइनस ऑफ Q4। Q3 की क्या जगह क्या लिख सकता हूँ? Q2 माइनस ऑफ Q4। तो क्या आ जाएगा ये? Q3 की जगह Q2 माइनस ऑफ Q4 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? Q4। तो यहाँ से Q4 क्या आ जाएगा? देखिए सॉल्व करिए, ये इधर जाएगा तो 2Q4, 2 इधर चला जाएगा तो Q4 कितना आ गया भाई? Q1 प्लस Q2 बाय 2। समझिए जरा, Q4 कितना आ गया? Q1 प्लस Q2 बाय 2। ये हमने निकाल लिया, Q4 हमने निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? Q4 हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? Q3। क्यों? क्योंकि Q3 क्या होगा भाई? Q3 क्या हो जाएगा? सिंपली Q4 आपने निकाल लिया, Q3 क्या हो जाएगा? Q3 क्या हो जाएगा? Q3 क्या हो जाएगा? Q2 माइनस ऑफ Q4, Q2 माइनस ऑफ Q4, दैट मीन्स Q2 माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 बाय 2। तो Q3 कितना आ गया? Q3 कितना आ गया? सिंप्लीफाई करेंगे इसको, Q3 कितना आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q2 माइनस Q1 बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए Q3 निकाल लिया। अब जैसे ही Q3 निकाल लिया तो Q2 तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि क्या कह दोगे? Q2 किसके बराबर है? माइनस ऑफ Q3। तो Q2 कितना आ गया भाई? Q2 कितना आ गया? माइनस ऑफ Q2 माइनस Q1 अपॉन में 2। Q2 कितना आ गया? माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2। क्या मेरी बात समझ? अगर Q2 आ गया तो Q1 तो अपने आप निकल जाएगा। Q1 कितना होगा? Q1 कितना होगा? कैपिटल Q1 माइनस ऑफ Q2, दैट मीन्स कैपिटल Q1 माइनस Q2 कितना है? इतना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना आ जाएगा ये? Q2 माइनस Q1 बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? Q1 कितना आ गया? Q1 प्लस Q2 बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए आउटर सरफेसेस पर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? देखिए Q1 प्लस Q2 क्या है?
टोटल चार्जेस ऑफ ऑल द प्लेट्स, जनरल बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 3 प्लेट के लिए भी मैं प्रूव करा सकता हूँ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, आप ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करिए। 3 प्लेट ले लीजिए ऐसे ऐसे, सेम रिजल्ट यू विल गेट। आउटर सरफेसेस पर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, टोटल का सम अपॉन में 2, इट इज ऑलवेज अपॉन में 2, टोटल का सम अपॉन में 2। अगर आपने आउटर सरफेसेस का चार्ज निकाल लिया तो इनर सरफेस का चार्ज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर यहाँ का चार्ज आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यहाँ का चार्ज आ जाएगा, यहाँ का चार्ज आ जाएगा तो यहाँ का चार्ज आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट ध्यान रखिए, देखिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट है कि आउटर सरफेसेस पर ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकाल लूंगा मैं। आउटर सरफेसेस पर जो चार्ज है वो कितना है, टोटल चार्ज बाय 2। आउटर सरफेसेस पर चार्ज है वो कितना है, टोटल चार्ज बाय 2। इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट कीजिए अच्छे से, फटाफट स्क्रीन पॉज करिए, आप इसको नोट करिए। चलिए हम तो जरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए मैं तो कह रहा हूँ कि 3 प्लेट ले लो। मान लो मेरे पास 3 प्लेट है, इस तरीके से 3 प्लेट हैं। लेट्स से इस पे चार्ज है 2Q, इस पे चार्ज है 3Q और इस पे चार्ज है लेट्स से -Q। वो पूछ रहा है बताओ सभी सरफेसेस पर चार्ज कितना कितना होगा। अरे निकल जाएगा यार, ये कौन सी सरफेस है, आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पर चार्ज कितना आया था रिजल्ट में, टोटल चार्ज ऑफ ऑल द प्लेट्स बाय 2। टोटल चार्ज कितना है, 2Q + 3Q, 5Q -Q 4Q। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया 2Q, यहाँ पे चार्ज कितना आ गया 2Q। अगर यहाँ पे 2Q है तो यहाँ पर कितना होगा 0, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा -0, दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3Q और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3Q। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और देख लीजिए दोनों को ऐड कर लो तो -Q आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और प्रॉब्लम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी होते हैं ये, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। लेट्स से और प्रॉब्लम कर लेते हैं। लेट्स से 3 प्लेट ले लो, 4 प्लेट ले लो, कुछ भी ले लो। लेट्स से 3 प्लेट ले ली, यहाँ पे चार्ज है 2Q, यहाँ पे चार्ज है लेट्स से 5Q और यहाँ पे चार्ज है लेट्स से Q। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आउटर पे निकालो। सबसे पहले हम आउटर पे निकालते हैं। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8। तो यहाँ पे क्या हो गया 4Q, यहाँ पे क्या हो गया 4Q। अब कहीं से भी करना चालू कर दो, बात एक ही आ जाएगी। यहाँ पे 4Q है, यहाँ पे 2Q है, टोटल चार्ज 2Q है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2Q, क्योंकि टोटल चार्ज कितना होना चाहिए 2Q। अगर यहाँ -2Q है तो यहाँ पर प्रूव कर रखा है जस्ट इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज, मतलब यहाँ 2Q आ गया। टोटल है 5Q, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 3Q। यहाँ 3Q है तो माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा -3Q और टोटल कर लो Q ही आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? देखिए कितना ईजी, कितना ईजी है, कितना ईजी है प्लेट्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अरे 2 प्लेट ले लो यार, 2 प्लेट ले लो, मैं तो कह रहा हूँ 2 प्लेट ले लो। इस पर चार्ज Q रखो, इस पर चार्ज Q रखो। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा Q, यहाँ पर कितना आ जाएगा Q, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 0। आउटर पे पहुँच जाएंगे। टोटल चार्ज कितना था 2Q, यहाँ पर 2Q/2 मतलब Q, यहाँ पर 2Q/2 मतलब Q। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। और कर लो, और कर लो, 2 प्लेट ले लो, 2 प्लेट ले लो। यहाँ पर चार्ज रखो Q, यहाँ पर चार्ज रखो 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -Q/2। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। इस प्रॉब्लम्स को आप नोट करिए, बहुत ईजी प्रॉब्लम है, इन कंसेप्ट को नोट कर। चलिए कंडक्टिंग प्लेट्स का लास्ट कंसेप्ट और हम पढ़ते हैं, वो क्या है, अर्थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए ना भाई। मान लो अपने पास एक आइसोलेटेड प्लेट है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है। आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट मतलब इसकी नियर बाय कोई और चार्ज नहीं रखा हुआ है। मान लो इसको कुछ भी चार्ज दे दो, लेट्स से +Q। ये सब हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर +Q/2 ये सब हमने पढ़ लिया। मान लो मैं इसको अर्थिंग कर दूँ। अब अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए 0, देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैट कंडक्टर एंड दैट ग्राउंड। तो सारा का सारा चार्ज इस केस में क्या हो जाएगा, अर्थ में लीक कर जाएगा और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल 0। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। लेकिन मान लो
दो प्लेट्स पास पास रखी हुई हैं। मान लीजिए एक प्लेट है, इसको चार्ज दिया हुआ मैंने Q, तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा +Q/2, यहाँ पर कितना चार्ज आएगा +Q/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? मान लो एक न्यूट्रल प्लेट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट रखी हुई, मान लो एक न्यूट्रल प्लेट है, इस पर चार्ज कितना है 0, इसको मैं इसके पास रख दूँ, अब क्या होगा भाई? वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आउटर सरफेसेस पे चार्ज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना है? Q + 0 विच इज़ Q। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा चार्ज? यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा? यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा? +Q/2। यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा? +Q/2। अगर यहाँ Q/2 है, चार्ज कितना है Q, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? +Q/2। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा? यहाँ पर चार्ज कितना आता है एग्जैक्टली? -Q/2। अब मान लो मैं इसको, ये जो न्यूट्रल प्लेट थी, इसको मैं अर्थिंग कर दूँ। और अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है? अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है? देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैट कंडक्टर एंड द अर्थ। मतलब इसके बीच में यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? अगर इसका पोटेंशियल आपको 0 करना है तो अर्थ विल सप्लाई सम चार्ज such that its potential will become 0 or the electric field between this sheet and the earth will become 0। अब क्या होगा भाई? अर्थ कुछ चार्ज इसको सप्लाई करेगी, कितना और कब तक? जब तक कि इसका सारा का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज ना हो जाए। दैट मीन्स सिचुएशन कुछ इस तरीके की ना बन जाए। ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है इस तरीके से, ये दूसरी प्लेट है इस तरीके से, और इस दूसरी प्लेट पर यहाँ पर चार्ज कितना हो जाना चाहिए? 0। इस दूसरी प्लेट पर इतना चार्ज इसने प्रोवाइड किया कि ये चार्ज सारा न्यूट्रलाइज हो जाए। अब ये कंसेप्ट आपको मालूम है, अगर यहाँ पर चार्ज 0 हो गया तो यहाँ पर भी चार्ज कितना होगा? 0। यहाँ पर भी चार्ज कितना होगा? 0। और इस पर टोटल चार्ज कितना था? Q। दैट मीन्स ये जो Q चार्ज है वो इस बार सारा का सारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये Q चार्ज सारा का सारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर, इसके इनर सरफेस पर। अगर यहाँ चार्ज +Q है तो यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा मेरे भाई? -Q। यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? -Q। और इस तरीके की सिचुएशन कुछ बन जाएगी। और इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाऊं तो इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पर +Q, यहाँ पर -Q, और इसको मैंने क्या कर दिया? अर्थ। और ये सारा का सारा चार्ज कहाँ है? इनर सरफेसेस पर। सारा का सारा चार्ज कहाँ है? इनर सरफेसेस पर। मतलब फील्ड कहाँ है? सिर्फ इनसाइड दीज प्लेट्स। और आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम किसके नाम से पढ़ेंगे? इसी अरेंजमेंट को हम किसके नाम से पढ़ने वाले हैं? कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट जिसमें से एक ग्राउंड और सारा का सारा फील्ड कहाँ पर है? इनसाइड। इसी को हम कैपेसिटर के नाम से पढ़ने जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, चाहे वो स्फेरिकल कंडक्टर हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट्स हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पैरेलल प्लेट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको बारी बारी से एक एक चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि कैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर किसी एक प्लेट को अर्थ कर दिया तो किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आउटर सरफेसेस पर 0 हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? इनर सरफेसेस पर। क्लियर एकदम? चलिए इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर